जंगल के बीचों बीच एक नवयुवक बेहद थका हुआ और दुखी महात्मा से मिलने आता है। उसका चेहरा चिंताओं से भरा हुआ है और आंखों में आंसू हैं। जैसे ही वह महात्मा के पास पहुंचता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है। महात्मा, जो एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए थे, उस नवयुवक की ओर देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ बेटा, इतना दुखी क्यों हो? महात्मा ने बड़ी सहजता से पूछा। नवयुवक, जो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रहा था, बोल पड़ा, महात्मा जी, मेरा तो सब कुछ लुट गया। जंगल में लुटेरों ने मेरा सारा सामान छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत दुखी हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ? महात्मा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी जो हमारे साथ होता है वह हमें उस समय बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ हम यह समझ पाते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए ही हुई थी। यह तुम्हें आज शायद न समझ में आए, पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें यह बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। इतना कहकर महात्मा ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उसके पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह अपने परिवार के लिए फसल उगाता था। लेकिन एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ की आवाजें और गांव का विनाश अब कहानी का हिस्सा बन चुकी थीं। किसानों के घर बह रहे थे, फसलें नष्ट हो रही थीं और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। महात्मा ने आगे कहा, इस बाढ़ में किसान का सब कुछ बह गया। उसका घर, उसकी फसलें, सब कुछ खत्म हो गया। वह बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन किसान का बेटा, जो उससे कहीं अधिक समझदार और धैर्यवान था, उसने कहा, पिताजी, जो हुआ अच्छा हुआ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। किसान को अपने बेटे की यह बात बहुत अजीब लगी। उसे गुस्सा आया और उसने अपने बेटे से कहा, तू कैसी बातें कर रहा है? हमारा सब कुछ बह गया है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? यह कैसे अच्छा हो सकता है? नवयुवक ने ध्यान से कहानी सुनी, लेकिन उसे अभी भी संदेह था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बुरा कुछ भी न हो और सब अच्छे के लिए हो। महात्मा ने आगे समझाते हुए कहानी को जारी रखा। किसान को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में अपने बेटे से कहा, तू यहाँ से चला जा, मुझे तेरी ऐसी बातों की जरूरत नहीं। मैं तुझसे और तेरी बातों से बहुत नाराज हूँ। और इस तरह किसान ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। नवयुवक की आंखें अब बड़ी हो गई थीं। वह इस मोड़ को ध्यान से सुन रहा था। महात्मा ने फिर कहा, बेटा गांव से निकलकर चला गया, लेकिन उसके मन में शांति थी। वह जानता था कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। दूसरी ओर किसान की स्थिति और भी खराब हो गई थी। वह अब अकेला महसूस कर रहा था और उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने उससे कहा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्यों ना आप नगर में जाकर काम की तलाश करें, वहाँ कुछ काम मिल सकता है। किसान ने पहले उसकी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि शायद उसकी पत्नी सही कह रही है। अगले दिन वह नगर की ओर काम की तलाश में निकल पड़ा। नगर की गलियों में घूमते हुए किसान को कहीं भी काम नहीं मिला। हर जगह से उसे निराशा ही मिली। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्या फायदा, उसने खुद से कहा, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, अब घर कैसे चलाऊंगा? वह अपनी किस्मत को कोस रहा था कि इतने में उसे एक महात्मा मिल गए, जिन्होंने उसे रोका और उसकी परेशानी के बारे में पूछा। किसान ने महात्मा को अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताई, कैसे बाढ़ ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था और कैसे उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो हुआ अच्छा हुआ, धैर्य रख, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किसान को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि महात्मा ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, लेकिन वह कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। कुछ दिन बीते और किसान को एक बड़े सेठ के घर में काम मिल गया। सेठ बहुत दयालु था और उसने किसान को रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी दिया। अब किसान की जिंदगी थोड़ी सी सामान्य होने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने बेटे की चिंता थी, जिसे उसने गुस्से में घर से निकाल दिया था। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। किसान ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक लंबी सी कार खड़ी थी और एक युवा लड़का बड़ा सा बैग लिए दरवाजे पर खड़ा था। किसान उसे पहचान नहीं पाया। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं हूँ आपका बेटा। किसान की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वह कुछ पल के लिए अपनी जगह से हिल नहीं पाया। आखिरकार उसने अपने बेटे को गले लगा। बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं नगर में काम की तलाश में गया था और मुझे वहाँ एक बड़ा व्यापार मिल गया। अब मैं बहुत सारा पैसा कमाता हूँ और आपके लिए एक नया घर भी ले लिया है। किसान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तू बिल्कुल सही था। अगर बाढ़ न आई होती और मैंने तुझसे गुस्सा में ऐसा न कहा होता तो तू ये सब हासिल नहीं कर पाता और शायद मैं भी यहाँ सेठ के घर काम करने न आता। अब देखो, हम दोनों मालामाल हो गए हैं। नवयुवक ने कहानी सुनकर अपने आंसू पोंछे और महात्मा से कहा, महात्मा जी, आपकी कहानी से मुझे बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुट गया है। इसमें अच्छा क्या है?
महात्मा ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज लाया हूँ। ये एक चमकदार पत्थर है, इसे नगर में बेच देना, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नवयुवक ने पत्थर को गौर से देखा और पूछा, यह पत्थर कैसे मेरी मदद कर सकता है? महात्मा ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक पारस पत्थर है। ये पत्थर लोहे को सोने में बदल सकता है। नवयुवक की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि अगर उसका सामान चोरी नहीं हुआ होता तो वह महात्मा के पास नहीं आता और यह पारस पत्थर उसे नहीं मिलता। अब उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हुआ वह वास्तव में अच्छे के लिए ही हुआ। महात्मा ने नवयुवक को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, जिंदगी में कई बार हमें जो होता है वह बुरा लगता है, लेकिन असल में वह हमारी भलाई के लिए होता है। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। नवयुवक ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने नगर की ओर चल पड़ा। एक अंधेरी और सर्द रात थी जब म्यूजियम के दरवाजे पर अचानक जोर का धमाका हुआ। सिक्योरिटी गार्ड घबराते हुए उठ खड़ा हुआ और दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, हाथ में टॉर्च और दिल में डर। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसकी नजर खजाने के कमरे पर पड़ी, जो पूरी तरह खुला था। दरवाजे के ताले टूट चुके थे और कमरे के अंदर लगे महंगे सामान अब अपनी जगह पर नहीं थे। गार्ड ने तुरंत अलार्म बजाया। पूरा म्यूजियम गूंज उठा। शहर की पुलिस की गाड़ियां तेजी से म्यूजियम की ओर भागने लगी और थोड़ी ही देर में म्यूजियम के चारों ओर लाल नीली बत्तियां चमकने लगी। पुलिस अधिकारी दौड़ते हुए म्यूजियम में दाखिल हुए। हर तरफ हलचल मच चुकी थी और पुलिस अधिकारी सवाल पूछते जा रहे थे। म्यूजियम के मैनेजर रमेश, जो घर पर आराम कर रहे थे, अचानक फोन की घंटी से जागे। फोन उठाते ही उन्हें म्यूजियम में चोरी की खबर मिली। घबराहट से उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और तेजी से म्यूजियम की ओर निकल पड़े। उनकी गाड़ी की रफ्तार उस रात की ठंडी हवा से भी तेज थी। म्यूजियम पहुंचते ही वह सीधे खजाने के कमरे में घुसे, जहां चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। पुलिस अधिकारी वहां खड़े थे और गार्ड डर के मारे कांप रहा था। रमेश ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। खजाने की तिजोरी खाली थी। लाखों कीमती आभूषण और प्राचीन वस्तुएं गायब हो चुकी थीं। उन्हें यह देखकर झटका लगा। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा हो। पुलिस अधिकारी तुरंत हरकत में आए और सुराग ढूंढने में लग गए। उन्होंने कमरे की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई खास निशान नहीं था। फिर उन्होंने म्यूजियम के सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का और एक लड़की दिखाई दिए। दोनों ने म्यूजियम में चुपचाप प्रवेश किया था। उनके कपड़े लगभग एक जैसे थे, काले रंग के। लड़के के बाल छोटे थे और लड़की के बाल लंबे। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। फुटेज में दोनों के हाव भाव तेज और प्रोफेशनल लग रहे थे। वे बिल्कुल बिना घबराहट के म्यूजियम में घूम रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि उन्हें क्या करना है। उनकी चालों में आत्मविश्वास था। रमेश और पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि यह कोई आम चोरी नहीं थी। यह चोरी प्लान करके की गई थी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये लोग म्यूजियम में कैसे घुसे। रमेश ने पुलिस से कहा, मुझे लगता है कि यह कोई पेशेवर चोर हैं। इन्हें हमारी सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें यह जानकारी किसने दी। पुलिस अधिकारी तुरंत जांच में जुट गए। उन्होंने म्यूजियम के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। हर किसी का बयान लिया गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध नजर नहीं आया। गार्ड्स से लेकर सफाई कर्मियों तक सभी का बैकग्राउंड चेक किया गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। रमेश ने कुछ सोचते हुए कहा, इस चोरी का असली मकसद क्या है? यह केवल खजाने की चोरी नहीं हो सकती, यहां जरूर कुछ और भी है। रमेश ने अपने एक पुराने दोस्त चिराग को बुलाने का फैसला किया। चिराग एक प्रसिद्ध जासूस था, जो अपनी तेज बुद्धि और असाधारण जांच करने की शैली के लिए जाना जाता था। जब चिराग को इस मामले की जानकारी मिली, तो वह तुरंत म्यूजियम की ओर चल पड़ा। म्यूजियम पहुंचते ही उसने सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखी। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी रहीं, जैसे वह कुछ बड़ा देख रहा हो। चिराग ने रमेश से कहा, इन दोनों की चालों से साफ जाहिर है कि यह दोनों यहां खजाना चुराने नहीं आए थे। इनका असली मकसद कुछ और है। हमें यह पता करना होगा कि वह क्या है। रमेश ने चिराग को एक नक्शा दिखाया,
जो चोरी हो चुका था। यह नक्शा म्यूजियम के सबसे गहरे और रहस्यमयी हिस्से में रखा था। चिराग ने नक्शे की कॉपी ध्यान से देखी। उसमें खजाने के रास्ते की 5 स्टेजें थीं और हर स्टेज बेहद खतरनाक और मुश्किल थी। कोई भी आज तक इन स्टेजों को पार नहीं कर पाया था। चिराग ने नक्शा देखकर कहा, यह नक्शा सिर्फ खजाने तक का रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि यह खजाने तक पहुंचने की चुनौती है। हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि चोर शायद पहले ही इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग ने रमेश से कहा कि वह खुद इन 5 स्टेजों को पार करेगा और चोरों से पहले खजाने तक पहुंचेगा। चिराग ने अपना सामान पैक किया और नक्शे के पहले चरण की ओर निकल पड़ा। पहले चरण में उसे एक खतरनाक और घने जंगल से गुजरना था। जंगल में अजीब अजीब आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। चिराग का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। जंगल के बीच में उसे एक इंद्रधनुषी पेड़ दिखा जो नक्शे में दर्ज था। पेड़ पर रंग बिरंगे फल लटक रहे थे। चिराग ने पेड़ पर चढ़कर उसे ध्यान से देखा। तभी उसे जमीन पर पैरों के निशान दिखाई दिए। यह वही निशान थे जिन्हें उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। उसे समझ में आ गया कि चोर उससे पहले यहां से गुजरे हैं। चिराग ने नक्शे की ओर देखा और अगले चरण की ओर बढ़ा। अगला चरण एक गहरी गुफा थी, जहां हर कदम पर मौत का खतरा था। गुफा में घुसते ही उसके ऊपर एक जाल गिर गया। चिराग ने तेज दिमाग से काम लिया और वहां लगे 4 बटन, काला, सफेद, लाल और पीला, देखे। वह बटन दबाने की सोचने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सही बटन कौन सा है, लेकिन उसने अनुमान लगाते हुए काले बटन को दबा दिया। बटन दबाते ही जाल खुल गया और वह सुरक्षित गुफा से बाहर आ गया। गुफा से बाहर निकलते ही उसके सामने एक विशाल नदी थी। नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थर पड़े थे, जिन पर फलों की आकृतियां बनी हुई थी। चिराग को सही पत्थर चुनना था ताकि वह नदी पार कर सके। उसने ध्यान से सभी पत्थरों को देखा और वह पत्थर चुना जिस पर बिना बीज का फल बना था। उसने सही पत्थर पर कदम रखा और सुरक्षित नदी पार कर ली। अब उसके सामने एक और चुनौती थी। उसे एक विशाल और चिकनी चट्टान पर चढ़ना था। चट्टान इतनी चिकनी थी कि हर बार जब वह ऊपर चढ़ता तो नीचे फिसल जाता। लेकिन चिराग हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से चट्टान पर चढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे वह चट्टान के शीर्ष पर पहुंच गया। चट्टान के ऊपर पहुंचते ही उसके सामने एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर कुछ रहस्यमयी संकेत बने हुए थे जो दरवाजा खोलने का कोड थे। चिराग ने उन संकेतों को ध्यान से देखा और सही कोड का अनुमान लगाया। उसने कोड डाला और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे खजाना था, सोने और हीरों से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही चिराग खजाने के पास पहुंचा, पीछे से एक आवाज आई। वह चोर था जिसने चिराग को बेहोश कर दिया और खजाने की ओर बढ़ा। लेकिन जब चोर ने खजाना खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। खजाना नकली था। तभी चिराग होश में आ गया और हंसते हुए बोला, तुम्हें लगा तुम असली खजाना ले जाओगे? ये नकली है। असली खजाना अब भी म्यूजियम में सुरक्षित है। पुलिस समय पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर लिया। चिराग ने न सिर्फ खजाने को सुरक्षित किया, बल्कि नक्शे की मदद से म्यूजियम का असली खजाना भी